नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। जी हां, एक कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन रशिया की चल रही है। इसी बीच अब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है कि फ्रांस एक मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करे नाइजर देश में। और इस सब के बीच में ना कई और अफ्रीकन कंट्रीज़ ने ये ओपनली कह दिया है कि अगर नाइजर पर कुछ मिलिट्री इंटरवेंशन करने की कोशिश की गई तो बुर्किना फासो और माली, जो अपने आप में बड़े कंट्रीज़ हैं, ये भी मानेंगे कि ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है और ये भी फिर कॉन्फ्लिक्ट में कूद जाएंगे। इसके बारे में बहुत आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि एक थ्रेट, एक खतरा वॉर का बहुत ज़्यादा मंडरा रहा है। यूरोपियन नेशंस ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट के लिए। अफ्रीका में मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है ना। आप में से कुछ लोग यहाँ पर कहोगे वेट, टू मच इन्फॉर्मेशन, ये हो क्या रहा है सडनली, ऐसा क्या हो गया, अफ्रीका को लेकर फ्रांस इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों होगा। सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ, ठीक है। उससे ना जो करंट सिचुएशन है वहाँ पे फ्रांस का क्या ओपिनियन है, किस तरीके से फ्रांस देखता है सिचुएशन को, ये सब आप प्रॉपरली समझ पाओगे। और वीडियो के एंड में ना मैं चाहता हूँ आप एक क्वेश्चन का आंसर करें कि जो आज के समय टेंशन चल रही है, अभी कॉन्फ्लिक्ट तक हम लोग पहुंचे नहीं है, वॉर का खतरा मंडरा रहा है मगर वॉर स्टार्ट हुई नहीं है, मगर इस टेंशन के माहौल में ही आप किसको ज़रा सपोर्ट करते हैं, अफ्रीकन नेशंस को या फिर फ्रांस को? लिखेगा इसके बारे में वैसे कमेंट सेक्शन में। मगर सबसे पहले ना ये मैप देखो आपके सामने, जो मैरून कंट्रीज़ हैं, डार्क रेड कलर में जो आपको कंट्रीज़ दिख रही हैं, ये ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थे। ऑलराइट, मैं यहाँ पे आपको 1920s का मैप दिखा रहा हूँ। उस वक्त तक ऑफकोर्स यूएसए एक प्रॉपर कंट्री बन चुका था। जो भी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था यूएसए में, ये खत्म हो चुका था। तो ब्रिटिश एम्पायर आप अगर देखो काफ़ी इंप्रेसिव है। अब नोटिस करो ब्लू कंट्रीज़ को। जो ब्लू देश है ना, ये फ्रेंच एम्पायर का पार्ट है। फ्रेंच एम्पायर भी कहीं से भी कम इंप्रेसिव नहीं था। एक्चुअली हिस्टोरियंस काफ़ी बार ये कहते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में रेस चल रही थी कि कौन दुनिया का ज़्यादा बड़ा हिस्सा कब्जाएगा। और वैसे कमाल है, इन दो छोटे देशों ने, बाकी दुनिया से आप कंपेयर करो तो बहुत छोटे कंट्रीज़ हैं, इन दो छोटे देशों ने ना इतने बड़े हिस्से को कब्जा लिया। कई जगह तो जो नेटिव पॉपुलेशन थी उसको वाइप आउट कर दिया, पूरी आबादी बदल दी। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया आप देखो, ऑस्ट्रेलिया में नेटिव लोग ना के बराबर बचे हैं। जो भी ज़्यादातर यहाँ पे आबादी है सब यूरोपियन है। पूरी दुनिया का ही नक्शा इन दो कंट्रीज़ ने बदल के रख दिया था। और हाँ, ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ी डोमिनेंस यूके की थी, क्योंकि यूके ने उन कंट्रीज़ को कब्जाया था जो बड़ी इकोनॉमीज़ थी, जिनसे ट्रेडिंग पॉइंट जुड़ते थे। फ्रांस सिंस एशिया और नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाया, इन्होंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया अफ्रीका पर। फ्रांस ने अफ्रीका के बड़े हिस्से कब्जा लिए। आज के समय कई जो आप रीजन देखते हो, फॉर एग्जांपल जो साहेल रीजन है अफ्रीका का, ये जो रीजन है इसको कहते हैं साहेल रीजन, ये फ्रांस के अंडर था। जो मॉडर्न डे कई कंट्रीज आपको दिखती है, फॉर एग्जांपल नाइजर को आप अगर देखो तो ये फ्रांस की कॉलोनीज थी। और मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूँगा, यूके ने एक समझदारी वाली बात ये करी, जब इनको दिख रहा था ना कि पावर हाथ से फिसल रही है, इन्होंने ज़्यादा संघर्ष किए बगैर कई कंट्रीज के साथ आज़ादी का समझौता कर दिया, उनको जकड़ के नहीं रखा। वेराज फ्रांस ने ना लंबे समय तक कोशिश करी कि जो इनकी कॉलोनीज हैं ये इनके अंडर रहे, जो यहाँ पर करेंसी यूज़ करते हैं ये भी फ्रेंच गवर्नमेंट कंट्रोल करे, और तो और इन देशों के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर भी पहला हक फ्रांस का हो। तो अब आज के समय हो क्या रहा है ना, आप देखो, मैं डिटेल्स तो खैर अभी आपको बहुत बताऊंगा कि कहाँ तक था पलट हुआ वगैरह, मगर जो सेंटिमेंट की बात करूँ ना, अगर लोगों की फीलिंग्स की बात करूँ, तो नाइजर, माली, कई और जो देश हैं, अल्जीरिया इवन, ये सब जो एक टाइम पे फ्रांस की कॉलोनीज थी ना, यहाँ पे एक सेंटिमेंट है कि अब ना हमें प्रॉपर आज़ादी चाहिए। इनको लगता है कि 1960s में फ्रांस ने कहने को तो आज़ादी दे दी, मगर फ्रांस की मेजर कंपनीज, सरकारी कंपनीज, यहाँ से सोना, यूरेनियम, वेरियस मिनरल्स निकाल निकाल कर फ्रांस ले गए। फ्रांस ने उस यूरेनियम को यूज़ किया इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करी। इनके शहर जगमगाते हैं, पेरिस जगमगाता है। अब कभी आप पेरिस की फुटेज देखना फ्रॉम टूरिस्ट परस्पेक्टिव, ब्यूटीफुल सिटी। अब अफ्रीका के कई लोग देखते हैं ये सब बातें कि एक तो इतने लंबे समय तक, सदियों तक हमें अपने जूते के अंडर रखा, अब कहने को आज़ादी दे दी, तब भी हमारे रिसोर्सेज बस चूसे जा रहे हैं। तो इस वक्त नाइजर में और कई और देशों में, इवन बुर्किना फासो में, माली में, सेंटिमेंट ये है कि बस अब हमें ना फ्रांस को अपने रिसोर्सेज देने हैं ना कुछ देना है। इनके पास यूरेनियम है, इनके पास गोल्ड है, रिसोर्सेज हैं, ये खुद बेचेंगे, खुद खाएंगे। दे विल नॉट स्टे डिपेंडेंट ऑन फ्रांस। और जो सब ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये मेरे डायलॉग नहीं है कि हमारे पास यूरेनियम है, डायमंड है, गोल्ड है,
हम स्लेव्स की तरह क्यों रहे, हम ये सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फ्रेंच लोग अपना मिलिट्री बेस नाइजर में बंद करो, जी हाँ, इनका मिलिट्री बेस भी है नाइजर में, कह रहे हैं कि ये बंद करो, अपने लोगों को निकालो यहाँ से, और ये हो भी रहा है। फ्रांस के जो लोग हैं ये नाइजर छोड़ के भाग रहे हैं। उसके अलावा नाइजर ने जो भी एक्सपोर्ट होता था यूरेनियम का, गोल्ड का टू फ्रांस, ये भी बिल्कुल बंद कर दिया है। और अब ये डायलॉग सुनना ये भैया का, यूरेनियम Nous avons l'or, nous avons le pétrole, et on vit comme des esclaves. Pourquoi jusqu'à quand? On ne pourra pas l'accepter. La base française du Niger doit quitter. On n'a pas besoin de Français pour nous sécuriser. अब ये आपके सामने है, हिस्ट्री लिखी जा रही है। एक रीजन सचमुच आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है ना। ये मैंने आपको वर्जन बताया है एक बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से ना। फ्रांस का वर्जन ये है कि कुछ आज़ादी वगैरह कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार थी नाइजर में, वो पुराने फ्रांस के पाप वगैरह भुलाकर फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रही थी। अचानक से रशिया ने नाइजर की मिलिट्री को, ना सिर्फ नाइजर की, बुर्किना फासो, माली, कई कंट्रीज़ की मिलिट्री को इन्फ्लुएंस कर दिया, उनको आश्वासन दिया कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है, जो पीएम है, प्रेसिडेंट है, इसको हटाओ, कंट्री कंट्रोल कर लो और एंटी फ्रांस नैरेटिव स्टार्ट कर दो, हमारे झंडे लहराओ, फ्रांस के झंडे जला दो, और बेसिकली नाइजर के लोगों को याद दिलाओ कि फ्रांस ने कितना इन पर अत्याचार किया है, इकोनॉमिकली इनको कितना नुकसान पहुंचाया है, जो पहुंचाया है। ये इस बात से मैं कोई डिसएग्री नहीं करूंगा। फ्रांस के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, फ्रांस से मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज करेंगे, इंडिया के लिए फ्रांस काफ़ी अच्छा है। इन कंट्रीज़ के लिए फ्रांस ने देखिए ज़रा अच्छा काम किया नहीं है, बहुत ज़्यादा सभ्य भाषा में भी अगर मैं कहूँ तो इन कंट्रीज़ का लिटरली खून चूसा है फ्रांस ने। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि फ्रांस के मिलिट्री इंटरवेंशन की बात क्यों चल रही है, क्यों नाइजर की जो जुनता है, जो मिलिट्री जुनता इनकी पावर संभाल रही है, क्यों ये कह रही है कि बिल्कुल फ्रांस एक मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है नाइजर पे, वापस एक फ्रांस फ्रेंडली सरकार यहाँ पर स्थापित करने के लिए। क्योंकि देखो फ्रांस के पास खोने को बहुत कुछ है यहाँ पर, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स गोल्ड का, यूरेनियम का, उसके अलावा आप कह लीजिए स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट थी यहाँ पर फ्रांस की। अगर आप फ्रांस का इतिहास देखो तो हिस्टोरिकली ये एरिया इनका हुआ करता रहा। फ्रांस के लोग लिटरली मानते हैं कि जो भी थोड़ी बहुत यहाँ पे सड़कें बनी हैं, रेलवे स्टेशन वगैरह कुछ भी बने हैं, वो फ्रांस ने बनाए हैं। तो एक कॉलोनियल वाला यहाँ पे एंगल आ जाता है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि फ्रांस कुछ ना कुछ करेगा। नहीं तो देखिए ऐसे ही अपने सारे सिटीजन्स को ये इमरजेंसी बेसिस पर इवैक्यूएट ना कराते, फ्रांस डेफिनेटली कुछ बड़ा प्लान कर रहा है ना। ये बड़ा प्लान कब एग्जीक्यूट करेंगे, 1 महीने में, 2 महीने में, पता नहीं। हो सकता है कि यूक्रेन वॉर को देखते हुए फ्रांस थोड़ा सा धैर्य भी यहाँ पर रखे, बट इवेंचुअली मैं आपको बता दूं अफ्रीका और यूरोप के बीच में कुछ बड़ा होने वाला है। इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टन नाउ। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस पूरे केस में आप किसके साथ ज़्यादा खुद को अलाइंड फील करते हैं, फ्रांस या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़, नाइजर इन पर्टिकुलर। और अगेन आप यहाँ पर एक तर्क ये भी दे सकते हैं कि देखिए फ्रांस ने पहले जो बुरा किया वो किया, मगर फ्रांस यहाँ पे डेमोक्रेसी भी तो लेके आया था, डेमोक्रेसी इज़ द मेन थिंग, अगर डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं है तो सब खराब है। तो अगेन आपके यहाँ पर वेरियस ओपिनियन हो सकते हैं, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you.